तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लेक्चर जो ले हमारे टॉपिक वो है हमारा एंटीपार्टम हीमरेज। एंटीपार्टम हीमरेज में हमारे मेन रूप से दो टॉपिक आते हैं। एक आता है हमारा प्लासेंटा प्रीविया और एक होता है प्लासेंटा एक्रीटा। पहली बात करके एंटीपार्टम हीमरेज कहते हैं किसको है, तो ये कहते हैं एनी ब्लीडिंग। ठीक है, एनी ब्लीडिंग यानी कोई ब्लीडिंग हो रही है हकीकत में आफ्टर पीरियड ऑफ विजिबिलिटी, यानी कि 28 वीक में हम विजिबल मान लेते हैं। हकीकत तो उससे एक अपना मान लेना चाहिए, मान लेते हैं कहीं कहीं ऐसा, लेकिन 28 वीक एक क्राइटेरिया रहता है। यानी कि जैसे थर्ड ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग मान सकते हैं कई मोटे तौर पे, तो अप टू डिलीवरी, यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग भी कह सकते हैं हम इसको। एंटीपार्टम थर्ड ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग को शामिल करी और नीचे की शामिल नहीं करी, क्योंकि इससे नीचे की ब्लीडिंग में हो सकता है कि अबॉर्शन हो गया, उसकी ब्लीडिंग आ रही है, तो उसे हम क्राइटेरिया में नहीं कर रहे। हम खाली बस स्पेसिफिक कि थर्ड ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग को ही कंसीडर कर रहे हैं एंटीपार्टम हीमरेज में। ये बात आई है। इसमें एक तरीके से कोज के नाम पे हमारे दो कोज आते हैं मेन, आपको याद रखें तो प्लासेंटा एक्रीटा और प्लासेंटा, ये तो मतलब एक तो हमारा आता है प्लासेंटल कोज, जिसमें आता है इस तरीके से प्लासेंटा प्रीविया। और एक आता है हमारा इस तरीके से प्लासेंटा प्लासेंटा प्रीविया और एब्रेप्टो प्लासेंटा। फीटल कोज में जो आता है वो आता है हमारे इस तरीके से वासा प्रीविया। वासा प्रीविया की चर्चा हम अलग लेक्चर में करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे उसकी चर्चा, क्योंकि उसके लिए आपको क्या कॉन्जेनिटल माल फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा में आता है वो डिजीज हमारे। तो जहाँ हम माल फॉर्मेशन की बात करेंगे इस तरीके प्लासेंटा की, तब बात कर लेंगे इसकी। इसमें ये चीज़ ध्यान रखकर प्लासेंटा एक्रीटा तो अलग रहता है, प्राकृतिक प्लासेंटा अब्रेप्शन या अब्रेप्टिव प्लासेंटा तो अलग रहता है। प्लासेंटा प्रीविया और वासा प्रीविया में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसमें यह चीज़ याद रखेंगे। वासा प्रीविया में जो है इस तरीके से फीटल डिस्ट्रेस प्रेजेंट होती है। इसमें तरीके ज़्यादा चीज़ें सेम रहती है, तरीके ऑलमोस्ट सेम है। हमारा प्लासेंटा प्रीविया और वासा प्रीविया लगभग सेम है, बस इसमें क्या है कि तरीके से नो फीटल डिस्ट्रेस, इतनी फीटल डिस्ट्रेस नहीं होता है कोई इसमें हमारे प्लासेंटा प्रीविया में। देखिए इसमें क्या होता है, फीटल डिस्ट्रेस जो होता है हमारा CTG मॉनिटरिंग करते हैं प्रेजेंट होता है। ये खाली 4-5 साल से इतनी बार रिपीट होती है, पूछे बार आप भी बोल रहे होंगे, तो ये चीज़ है। तो अब हम आते हैं तरीके से मेन टॉपिकों पे, हमारा प्लासेंटा प्रीविया पे आते हैं। पहले तो प्लासेंटा प्रीविया, ये प्लासेंटा प्रीविया में क्या रहता है हमारा इस तरीके से, क्या जो हमारा जो प्लासेंटा है वो इस तरीके से डेफिनेशन दी जाती है। पहली बात तो उसको जो पहले क्लासीफाई किया जाता है कि एक तरीके से खाली लो लाइंग प्लासेंटा को ही प्लासेंटा प्रीविया मान लिया जाता था, लेकिन अब इसको डिवाइड कर दिया गया है दो टर्मिनोलॉजी में। पहली बात कहूँ प्लासेंटा प्रीविया, और सबसे पहले उससे मैं पहले एक्सप्लेन करना चाहूँगा हमारे सबसे पहले लो लाइंग प्लासेंटा क्या होता है। पहली बात तो प्लासेंटा प्रीविया के टॉपिक के अंदर ये एक्सप्लेन करने की पहला क्या लो लाइंग प्लासेंटा क्या होता है। लो लाइंग प्लासेंटा होता है एक तरीके से प्लासेंटा कि विद इन 2 सेंटीमीटर ऑफ इंटरनल ओरिफिस, यानी कि इंटरनल ऑफ ओरिफिस के इस तरीके से 2 सेंटीमीटर के अंदर है, तो इस तरीके से उसे किस में कैटेगरी लो लाइंग प्लासेंटा में करते हैं। ये देखिए अब क्या कहते हैं प्लासेंटा एक्रीटा, प्लासेंटा प्रीविया किसे कहते हैं। प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं इस तरीके से प्लासेंटा पार्शली और कंप्लीटली covering the internal orifice। ये तो प्लासेंटा प्रीविया जो होता है उसे क्या कहते हैं, यदि जो है इस तरीके से यार क्या होता है, यदि वो
पार्शली या एक तरीके से टोटली कवर कर रहा है इंटरनल ओरिफिस को, तभी हम उसे प्लासेंटा प्रीविया में कहेंगे। तो अब इन्होंने टर्मिनोलॉजी के नाम पे लोअर लाइन प्लासेंटा क्या बोलेगा, क्योंकि यदि मानिए 2 सेंटीमीटर के अंदर अंदर है तो उस केस में हमें वेजाइनल डिलीवरी नहीं करा सकते। ये प्लासेंटा प्रीविया अपने आप में एक इंडिकेशन रहता है सिजेरियन सेक्शन के लिए, तो ये तो उसमें तो करानी ही पड़ेंगी, इसमें तो ब्लीडिंग भी होगी। इसमें ब्लीडिंग तो नहीं होती हकीकत में उसको, लेकिन ये कि इस केस में भी आप सिजेरियन सेक्शन ही करेंगे, प्लासेंटा प्रीविया ही मान के उसे, हकीकत में डिलीवरी के टाइम पर प्लासेंटा प्रीविया की तरह रहेगा, बाकी वो मतलब ट्रीटमेंट में प्लासेंटा प्रीविया नहीं रहेगा, ये चीज़ है। ये है तो उस प्रकार है, बात आ गई। तो ये प्लासेंटा प्रीविया है, तो ये इसका ओल्डर क्लासिफ, ये क्या अब नया क्लासिफिकेशन बना दिया है इसका। उसका जो ओल्डर क्लासिफिकेशन था उसका की बात करें तो ओल्डर क्लासिफिकेशन, पता नहीं पेन मेरे से अनुसार क्यों नहीं चलता। ओल्डर क्लासिफिकेशन में बात करके चले तो उसमें टाइप्स आते हैं, जैसे टाइप 1 में तरीके से लो लाइन पेशेंट ही आ जाता है एक तरीके से, लेकिन जो कि क्या कहते हैं कि नॉट टच, मेरी तरह से लो लाइन तो है, नॉट टच, इसको किसको टच नहीं कर रहा है इस तरीके से, इंटरनल ओरिफिस। टाइप 2 में बात करें, टाइप 2 से लेकर टाइप 4 तक आप इस तरीके से प्लासेंटा प्रीविया में काउंट किया था, पहले ये भी टाइप 1 भी काउंट किया था, या उसको हटा दिया, इसमें ब्लीडिंग तो होती नहीं है, मेन तो हमारे ट्रीट में ब्लीडिंग करना था। तो इसमें टाइप 2 में क्या हो गया इस तरीके से, इसमें क्या हो गया हमारा लो लाइन तो है, पर क्या कहते हैं टच कहते हैं इस तरीके से, बिल्कुल बस बॉर्डर पे ही टच किया गया है इस तरीके से, टच करा है इस तरीके से। टाइप 3 क्या होता है हमारा, पार्शियली कवरिंग करता है। ये फुल्ली कवर करता है। ये इस तरीके से इस प्रकार हमारे दो प्रकार के बन जाते हैं, ये पार्शली कवरिंग होती है, फुल्ली कवर होता है, और खाली बस टच कर रहा है, और ये टच ही नहीं कर रहा है टाइप वाला, तो वो तो हमारे लो लाइन में ही आता है। ये बात आई थी, ये ओल्डर क्लासिफिकेशन रहा था एक टाइम पे, अब इसको हम फॉलो नहीं करते हैं। ये इसमें बात करके चले इसके सीधे सीधे जो हमारा प्रपंच चलता है, सबसे पहले हम बात करते हैं डिजीज की, फिर रिस्क फैक्टर पे आते हैं। इसके रिस्क फैक्टर क्या रहते हैं, तो मैक्सिमम डिजीज जो प्लासेंटा की मिलेंगी आपको, जो यह चीज़ याद रखना, प्लासेंटा की मैक्सिमम डिजीज में आपको क्या मिलेगा, इस तरीके से मैटरनल एज ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा लंबे एज पे बच्चे पैदा कर रही है, तो वही रिस्क फैक्टर है। उसके अलावा उसने बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा कर रही है, वो रिस्क फैक्टर रहता है। तो मल्टीपेरिटी हुई, मल्टी ग्रेविडा। उसके अलावा इसमें क्या स्मोकिंग रहता है, स्मोकिंग, ये ऐसे फैक्टर है जो कॉमन रहेंगे, अब्रोप्टो प्लासेंटा में भी रहेंगे। उसके अलावा इसके स्पेसिफिक बात करके चले तो क्या बनेगा हमारा एक तरीके से, प्रीवियस सी सेक्शन हो रखा है उसका कोई, उसके अलावा प्रीवियस हिस्ट्री किसकी है ऑफ प्लासेंटा प्रीविया, और किसकी है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ मायोमेटोमी। इसको हम एक तरीके से ज़्यादा अडेरेंट प्लासेंटा में काम कर लेते, लेकिन थोड़ा सा वही के याद रहता है, एंडोमेट्रोसिस कर लेना। उसके अलावा यूटेराइन अनोमली है ये, ठीक है। जो इस प्रकार हमारा रहता है रिस्क फैक्टर और दूसरे। हम्म इसमें क्या करेंगे, डायग्नोसिस कब बनाएंगे इसका, मतलब एक तरीके से कड़े बाद में मैं बात करूँ तो ये गलत बना दी मैंने। सबसे पहले बात करूँ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन किस प्रकार रहेगी हमारी, याद है।
क्लीनियर प्रेजेंटेशन रहेगी एक तरीके हमारे इसमें एक तरीके से पेनलेस ब्लीडिंग होती है इसमें एक तरीके से पेनलेस कॉजलेस ब्राइट रेड ब्लीडिंग ये। और उसके अलावा क्या कहते हैं हिस्ट्री रहती है हमारी किसी वार्निंग हिमेज की। ये तो ये तरीके से ये अगर आपको क्लिनिकल प्रेजेंटेशन लेके आएगा इस तरीके से जो भी आएगा मतलब आदमी तो आएगी औरत ही आएगी ये। हम्म। फिर आप एग्जामिनेशन करेंगे उसमें क्या आपको फाइंडिंग मिलेंगी। इसमें क्या मिलेगा कोई यूट्रस देखना जरूरी है। प्राइवेट डोमिनल एग्जामिनेशन है तो यूट्रस आपको सॉफ्ट देखने को मिल रहा है। उसके बाद है कि सॉफ्ट देखने को मिल गया वो एक तरीके से नॉन टेंडर सॉफ्ट नॉन टेंडर। हम्म। उसके अलावा क्या कहते हैं फीटल हार्ट रेट क्या साउंड होता है वो इजीली फेल्ट हो रही है। पार्ट भी होते हैं इजीली पल्पेबल हो रहे हैं इजीली फेल्ट। और क्या कहते हैं पार्ट्स होते हैं वो इजीली पाल्पेबल ये। ये इसमें क्या रहेगी हमारे फंडल हाइट है वो किसके कहते हैं पीरियड ऑफ जेस्टेशन के बराबर है ये। ये सारे ये फाइंडिंग ये हमेशा फाइंडिंग लिखना क्या जरूरी है क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट करती है कि इसमें एक तरीके से एब्रेटो प्लासेंटा नहीं है। उसकी क्या फाइंडिंग होगी तब बताऊंगा मैं एक तरीके से। इसमें हम डायग्नोसिस कब के टाइम पे करते हैं इस तरीके से यूएसजी करते हैं जैसे ज़्यादातर यूएसजी कब करते हैं इस तरीके से। जैसे पहली बात तो पेशेंट आए तो क्या करेंगे आप इस तरीके से जैसे मैंने कह मैनेजमेंट में बात करते हैं मैनेजमेंट व्हेन पेशेंट कम ठीक है आपने स्टेबलाइजेशन किया उसका। स्टेबलाइजेशन करिए कैसे हमारे फ्लूइड रिससिटेशन करके इस तरीके से। उसके बाद क्या करें इस तरीके से स्टेबलाइजेशन की है तो दूसरी स्टेप क्या रही है हमारे ब्लड रिपोर्ट निकालनी जरूरी है इस तरीके से ब्लड एग्जामिनेशन कि इस तरीके से उसकी कौन सा ब्लड ग्रुप है क्योंकि ब्लड वगैरह हमें चाहिए होता है इस तरीके से चढ़ाने के लिए। तीसरी और जो मेन फाइंडिंग हमको यूज इन्वेस्टिगेशन करनी है वो यूएसजी। यूएसजी में ट्रांस वेजाइनल नहीं आएगा इस बार आएगा ट्रांस एब्डोमिनल क्योंकि वेजाइना से तो ब्लीडिंग हो रही है ना वहाँ से कैसे कराओगे ट्रांस। यार क्या पढ़ा जाता है ये ट्रांस एब्डोमिनल यूएसजी करी है आपने। इस प्रकार हम करते हैं इसका क्या उद्देश्य होता है इस तरीके से ये देखना होता है इस तरीके से प्लासेंटा कहाँ है इस तरीके से तो प्लासेंटा पोजीशन देखना जरूरी होता है इसका। उसके अलावा और क्या देख सकते हैं हम इस तरीके से माल पोजीशन से या माल प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं माल प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। उसके अलावा क्या रूल आउट कर सकते हैं आप क्या कहते हैं प्लासेंटा एक्रीटा क्योंकि प्लासेंटा उखड़ने तो नहीं लग रहा है लाइक प्लासेंटा अब्रप्शन एक्रीटा बोल रहा है हम लोग प्लासेंटा अब्रप्शन। ये चीज़
हम्म। इसमें मैनेजमेंट के नाम पे हमारे दो प्रकार के मैनेजमेंट होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। टू ऑप्शन, बड़ी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करी, उसमें क्या कहता है, हमने जो वैसे तो अंदाजा लगा रहे थे इस तरीके से, डायनोसिस मेड ऑफ किसका बने, इधर प्लासेंटा पोजीशन से देख के हमने क्या बना दिया, मेड ऑफ, क्या कहते हैं, प्लासेंटा प्रीविया का, इतनी प्लासेंटा प्रीविया का डायग्नोसिस बन गया। इतनी ज़्यादा हम थर्ड टाइम स्टेम कर दीजिए ध्यान रखना, ये तो हमने क्या पेशेंट आ गया तब बात है, वरना वैसे तो नॉर्मली भी हमें थर्ड टाइम स्टेप पे करना होता है इसे डायग्नोसिस। ये इस बार क्या हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं एक तरीके से। एक तो हमारा होता है हमें उसको डिलीवरी करानी है, सी सेक्शन से डिलीवरी कराएंगे। एक होता है हमें एक तरीके से उसकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करानी है। तो इस तरीके से जो एक्टिव मैनेजमेंट का क्या मतलब है, डिलीवरी कराना उसकी। एक्टिव मैनेजमेंट क्या हो गया, डिलीवरी कराना। डिलीवरी या सी सेक्शन से डिलीवरी आता है, सी सेक्शन कर देना उसका। या फिर दूसरी क्या चीज़ हो सकती है, एक तरीके से हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं। सी सेक्शन से डिलीवरी क्या है, फिर उसके अलावा क्या कर सकते हैं, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। ये एक्टिव डिलीवरी मैनेजमेंट में डिलीवरी कब कराएंगे, जब कराएंगे इस तरीके से मदर के वाइटल है वो अनस्टेबल है। ये अनस्टेबल है, उसके अलावा क्या होता है, ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही है इस तरीके से, नो कंट्रोल ऑन, किसमें, ब्लीडिंग पे कोई भी कंट्रोल नहीं है। आपने सब चीज़ ट्राई कर ली, ब्लीडिंग पे कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। हम्म। उसके अलावा सबसे फेवरेबल फाइंडिंग क्या हो सकती है, कि जेस्टेशनल एज है बेबी की वो 37 वीक्स क्रॉस कर गई है। ये ये और एक तरीके से ये थोड़ा अनफेवरेबल होता है, फीटल डिस्ट्रेस तो हम फाइंडिंग में रखते हैं, फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है तो उसी समय डिलीवरी करानी होती है। तो ये तो मतलब नॉर्मल फाइंडिंग है, क्योंकि मतलब एक्टिव मैनेजमेंट कराने की नॉर्मल फाइंडिंग, वैसे नॉर्मल फाइंडिंग नहीं है, लेकिन एक्टिव मैनेजमेंट में आता है ये फेटल डिस्ट्रेस हमारा ये फाइंडिंग करने में। ये है ये कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के नाम पे क्या करना है, इस तरीके से जो है कब करेंगे, इस तरीके से वो स्टेबल है। इस तरीके से कंट्रोल ब्लीडिंग है, कंट्रोल ऑन ब्लीडिंग पे कंट्रोल कर लिया हमने। उसके अलावा क्या है, जेस्टेशनल एज है वो <36 वीक है। ये चाहिए। ठीक है, तो ये इस प्रकार हमारे रहती हैं ये फाइंडिंग कैसे। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में क्या क्या करते हैं, इस तरीके से एक्टिव मैनेजमेंट में डिलीवरी कराते हैं, तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट तो पता होना चाहिए क्या करते हैं। एक्टिव मैनेजमेंट तो कराया मैंने डिलीवरी, डिलीवरी में कब प्री टर्म में क्या करेंगे, ये करेंगे तो मैं वही टाइम बताऊँगा, बाकी मैं काफ़ी सारी चीज़ें तो डिटेल में बता ही चुका हूँ। खासकर जो इसमें इस जगह लिखना पर लायक तो है वो, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट क्या करेंगे हम। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, जॉनसन रिजीम यूज करते हैं, तो इससे चलो उसका नाम तो आप हाईलाइट कर लेना। इस टॉपिक में ज़्यादा वैसे ही नाम नहीं है थोड़े बहुत, तो इसलिए इसको हाईलाइट जरूर कर लेना। क्या करते हैं, तो रहता है एडमिट करते हैं पेशेंट को। यदि आर एच नेगेटिव है, ये चीज़ याद रखना, आर एच नेगेटिव है तो एंटी डी देते हैं उसको। ये याद है।
उसके अलावा जो भी एनीमिया हो रखा है इस तरीके से, उसको क्या कहते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने का कहते हैं इस तरीके से, एनीमिया करेक्ट करते हैं, करेक्ट एनीमिया। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन मान लीजिए, यदि ब्लीडिंग हो रही हो तब इसके लिए उसको हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए रेडी रखते हैं। तो मैंने बताया था कैसे कर रहे हैं, उसी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में ही कर रहे थे ना इस तरीके से। ट्रांसफ्यूजन के लिए रेडी रहेंगे। ये स्टीरॉयड्स हम यूज कर सकते हैं इस तरीके से। टोकोलाइटिक पहले के टाइम पे दिया करते थे, अब इस तरीके से उसको गाइडलाइन से कम कर हटा दिया, कोई इसका कोई लिमिटेड होता है इसलिए उसको हटा दिया गया है इस चीज़ों से। ये ठीक है। इस प्रकार ये चीज़ ध्यान रखना, यदि वेजाइनल ब्लीडिंग, यदि हम डिलीवरी की बात करें जाने, यदि लो लाइन प्लेसेंटा हैवी है, यदि वो 2 से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो हम इसे से ट्राई करेंगे। हाँ, यदि ब्लीडिंग, यदि इस तरीके से डिलीवरी हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हकीकत में दिक्कत तो आएगी ही। ये है, ठीक है। तो ये है कि यह चीज़ ध्यान रखना। ये जो साइन कहा जाता है, थोड़ा सा हम रेड लाइन में हाईलाइट कर दें, कोई टॉपिक खत्म हो रहा है तो छोटे मोटे टॉपिक का एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। स्टॉलवर्थी साइन, स्टॉलवर्थी साइन क्या होता है? स्टॉलवर्थी साइन कहते हैं जब इस तरीके से फीटल हार्ट, जो क्या है कि मतलब मान लीजिए लो लाइन प्लेसेंटा में तो कुछ दिक्कत आनी नहीं चाहिए थी, लेकिन दिक्कत कब आती है, ठीक है, फीटल डिस्ट्रेस कब देखने को मिलता है, जब क्या होता है हमारा, यदि हेड डिसेंड करता है डाउनवर्ड। ये जैसे फीटल जो मैंने बताया था, इसमें ये जो फंडिंग बताई थी मैंने, फीटल हार्ट रेट जो होती है इस तरीके से नॉर्मल आती है। चल मेरे इधर मैंने फंडिंग पे लिखा नहीं इस तरीके से, शायद ऊपर लिख देता हूँ फंडिंग में। इस तरीके फीटल हार्ट रेट था, फीटल हार्ट रेट जो था इस तरीके से, वो क्या इस तरीके से नॉर्मल थी हकीकत में। क्यों थी नॉर्मल? क्योंकि इस तरीके से उसमें ब्लड सप्लाई में कोई इफेक्ट नहीं आया था हकीकत में, यूजुअली देखें तो। जो ब्लीडिंग थी वो हकीकत में वो प्लासेंटा उसी जगह बन गया, उसी जगह जगह है, खालिस्तान है तो ब्लीडिंग हो जाएगी, वरना डिस्ट्रेस था वो ऐसा कुछ भी नहीं है रहेगा। कोई कोड का कंप्रेशन वगैरह होना है या क्लॉट से ब्लड की आवाजाही हो ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन दिक्कत कब आ सकती है, जब उसका कंप्रेशन हो, ये हकीकत में बात है। हाँ, अब जैसे मैं बात करके चले हैं तो उसमें जो था उसमें क्यों दिक्कत आती है हकीकत में, जैसे जो ऊपर ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया था, क्या कहते हैं तरीके से वासा प्रीविया में, वासा प्रीविया में फिटल डिस्ट्रेस को देखना मिलता है। तो यदि आपने थोड़ा थोड़ा टॉपिक यदि याद हो, यदि आपने पढ़ लिया है, तो उसमें क्या एक तरीके से जो है उसमें झिल्ली जो होती है उस पर क्या है, एक तरीके से बस सुपरफिशियली कनेक्शन होता है इस तरीके से, काफ़ी एकदम दूर दूर तक के ऊपर अम्बिलिकल कॉर्ड पूरी बनती नहीं है, तो वैसल ही वैसल एकदम नंगी रहती है इस तरीके से वैसा। तो उससे कारण क्या है कि ब्लीडिंग होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए फीटल डिस्ट्रेस जो होता है एक तरीके से वो एक यूजुअल फाइंडिंग है उसमें। ओके, हकीकत में यदि नंगी वैसल होंगी तो हकीकत में बच्चा थोड़ा बहुत भी हिलेगा थोड़ी, तो उसमें क्या है एक तरीके से उसमें ब्लीडिंग होने की संभावना, जब कॉर्ड जैसे मान के चले बच्चे के नीचे आ गई, मतलब कॉर्ड के वेसल आ गई एक तरीके से कहीं पे भी, तो उससे आसानी से ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन यदि उसका कंप्रेशन यदि हो गया बहुत तगड़ा, तो उसके लिए क्या है, कुछ ना कुछ डिलीवरी यदि कुछ हरकत हो रही होगी, उसके कारण ही एक तरीके से कुछ दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए क्या होता है एक तरीके से फीटल हार्ट रेट गिर रही है, किसका मतलब, या फीटल डिस्ट्रेस आ रहा है इसमें, एज हैंड डिसेंड डाउनवर्ड। मतलब आप तो थोड़ा बहुत समझे, इसमें लेबर की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई तब फीटल डिस्ट्रेस देखने को मिल रहा है, उसमें लेबर की प्रक्रिया स्टार्ट हुए बिना। मतलब कि तरीके से हेड डिसेंट हुए बिना ही उसमें क्या था, क्योंकि एक तरीके से वेसल थी वो
काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज थी, तो एक तरीके से कुछ भी हिस्सा यदि वो इंटरनल ओरिफिस के ऊपर आया, इंटरनल ओरिफिस में तरीके से एनवायरनमेंट से जुड़ेगा तो एनवायरनमेंट में हवा आ जाएगी, मतलब मैं कहने का मतलब चला मत था। तो इस तरीके से उसमें से क्या है कि जो है वो टूट के बिखर के उसमें ब्लीडिंग होने की संभावना ज़्यादा है। इसमें एक तरीके से नॉर्मल यदि प्लासेंटा का क्या कोड भी एक तरीके से चली जाए, एक तरीके से बाहर निकल जाए, कोड प्रोलेप्सिव हो जाए, तब भी ब्लीडिंग नहीं होगी। इसमें ब्लीडिंग कब होगी? जब कंप्रेशन हो हकीकत में। लेकिन एक तरीके से ये चीज ध्यान रखना, इसमें ब्लीडिंग का रिलेशन नहीं है एक तरीके से। इसमें ब्लीडिंग और फीटल डिस्ट्रेस उसमें एक संग होते हैं। इसमें फीटल डिस्ट्रेस होगा या तो एक तरीके से ब्लीडिंग करवा लो, एक चीज करवा लो हकीकत में। वैसे डिसेंड डाउनवर्ड, ये स्टॉलवर्थ साइन कहा जाता है हमारा। ये तो अब इस तरीके से हमारा प्लासेंटा प्रीविया की तो सारी चीज़ें हो गई। अब हम आते हैं इस तरीके से किस पे? प्लासेंटा अब्रप्शन पे। टॉपिक रहेगा हमारा कौन सा? एब्रप्ट प्लासेंटा क्या होता है? इस तरीके से अब्रप्ट प्लासेंटा होता है इस तरीके से अब्रप्शन हो जाना इस तरीके से किसका? प्लासेंटा का। किससे? इस तरीके से अपने नॉर्मल से पहले इस तरीके से प्री मेच्योर तरीके से हालांकि थोड़ा सा पहले उसका जहाँ पे पहले होना नहीं चाहिए था, लेकिन ज़्यादा जल्दी उसका अब्रप्शन प्लासेंटा निकल गया। लेबर के टाइम में निकलते हैं इस तरीके से, जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में तो होती है प्लासेंटा की डिलीवरी का तभी निकलता है, लेकिन ज़्यादा जल्दी निकल गया इस तरीके से, नॉर्मल टाइम पे निकल गया 80%। तो इसे कहते हैं प्लासेंटा अब्रप्शन कहेंगे। नॉर्मल सेपरेशन होना इतनी नॉर्मल घटना है, ये एबनॉर्मल घटना नहीं है। लेकिन इसका प्री मेच्योर हो जाना इस तरीके से ज़्यादा जल्दी हो जाना, तो वो एक एबनॉर्मल घटना है ये। इसके लिए रिस्क फैक्टर बात करते हैं क्या होता है। रिस्क फैक्टर मैंने बताया था कॉमन तो एज रहते हैं हमारे, एज हुई, एज बढ़ी हुई एज, इसके अलावा पैरिटी, स्मोकिंग, उसके अलावा क्या है हमारा? प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। तो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में मैंने बताया था कि क्यों बनती है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, क्योंकि इनकम्प्लीट ट्रोफोप्लास्टिक इन्वेजन। अरे ट्रोफोप्लास्टिक इन्वेजन ही इनकम्प्लीट हुआ है, तो सिंपल सी बात है, वो तो 6 घंटा तो जब चाहे तब उखड़ के निकल जाएगी ना, ठीक है। तो इसलिए तो इस प्रकार है। तो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं इंग्लिश कमजोर है मेरी। तो ये अब हम आते हैं एक तरीके से कौन से? ट्विन प्रेगनेंसी की बात करें तो ट्विन प्रेगनेंसी में भी मैंने बताया था इस तरीके से रिस्क फैक्टर रहता है ट्विन प्रेगनेंसी का, या एब्रप्शन प्लासेंटा का ये। उसके अलावा क्या था हमारा? फाइब्रॉइड्स। उसके अलावा ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं इसमें स्पॉन्टेनियस डिलीवरी होने लग जाती है, यानी कि इस तरीके से वक्त से पहले ही डिलीवरी होने लग जाती है। तो प्री टर्म लेबर जो होता है उसकी संभावना ज़्यादा होती है। तो प्री टर्म लेबर किसमें बनता है? पॉलीहाइड्रोएमनियोस में प्री टर्म लेबर होता है ना, तो पॉलीहाइड्रोएमनियोस भी एक तरीके से रिस्क फैक्टर बनता है। यार ये कैसे लिखना पड़ेगा, तो इसलिए टेक्निक लगा कर याद रखने का प्रयास कीजिए। तो फाइब्रोड्यूटस तो रटना पड़ेगा थोड़ा सा, बाकी हकीकत में थोड़ा सा आप टेक्निक लगा के भी याद रख सकते हैं। तो पॉलीहाइड्रोएमनियोस ये, और क्या रहते हैं एक तरीके से मैंने बताया था पॉलीहाइड्रोएमनियोस के अलावा एपला सिंड्रोम होता है, जिसमें स्पॉन्टेनियस डिलीवरी होती है। सोचना एपला में एक तरीके से स्पॉन्टेनियस डिलीवरी होती है, जिससे आप लगा सकते हैं। या प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेमोरी, ये इसमें क्या देखने को मिलता है क्लिनिकल फीचर के नाम पे?
इस तरीके से स्पॉन्टेनियस लेबर देखने को मिलती है, स्पॉन्टेनियस लेबर, जो क्या कहते हैं इस तरीके से मिसचार्ज भी कहते हैं इस तरीके से। हालांकि इसमें अबॉर्शन के केस में नहीं मानेंगे इसको, क्योंकि 28 वीक क्रॉस कर गया है यदि मानी जाए 28 तो कर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में ही हो जाती काफ़ी पहले, तब इसे अबॉर्शन के क्राइटेरिया में मान लिया जाता है और सीधा उसको निकाल देते बच्चे को, मतलब बच्चा अपने आप ही निकल जाता, निकाल लेंगे क्या? अब बच्चा अपने आप तो निकलेगा नहीं, तो इसलिए उसको लेबर ही कराना पड़ेगा। हकीकत में चाहे भले ही बच्चा मरा हुआ हो कहे तो, लेकिन इसे निकालना तो प्रॉपर मेहनत से ही पड़ता है ना, इसलिए तो उसे लेबर में काउंट किया जाएगा इस तरीके से। ये इसमें याद रखना इस तरीके से ब्लीडिंग जो होती है इस तरीके से वो प्रेजेंट हो भी सकती है, ब्लीडिंग एट इंटरनल ओरिफिस बात करो, मतलब ब्लीडिंग तो होती है लेकिन वो प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये तो ब्लीडिंग प्रेजेंट किस में होती है इस तरीके से, प्रेजेंट यदि है, यदि ब्लीडिंग पूरी प्रेजेंट है, यदि होल ब्लीडिंग प्रेजेंट है तो उसे क्या कहते हैं, हम रिवील्ड अब्रप्शन कहते हैं। इसे मैं पहले पुराना बताना भूल गया इस तरीके से कि प्लासेंटा प्रीविया जो होता है उसमें यूएसजी की फाइंडिंग जो करते हैं हम, उसमें एक तरीके से अब्रप्शन पता करने के लिए करते हैं, अब्रप्शन पता करने के लिए नहीं करते, वो कहते हैं एक्रीटा पता करने के लिए करते हैं, क्योंकि प्लासेंटा एक्रीटा जो होता है वो मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड रहता है। तो प्लासेंटा अब्रप्शन को रूल आउट नहीं करेंगे यहाँ पे हम, प्लासेंटा एक्रीटा को रूल आउट करेंगे। मुझे पता नहीं कि बार बार चीज भूल जाता हूँ मैं, तो प्लासेंटा एक्रीटा वो रूल आउट करेंगे यहाँ पे, प्लासेंटा अब्रप्शन रूल आउट नहीं करेंगे, प्लासेंटा एक्रीटा जुड़ा रहता है काफ़ी हद तक, कॉमन कोज में आता है इस तरीके से। कौन हमारा प्लासेंटा एक्रीटा प्लासेंटा प्रीविया के साथ, या यदि कुछ भी ब्लड प्रेजेंट नहीं है, यानी कि इस तरीके से नो ब्लीडिंग, या इस तरीके से कहते नो ब्लीडिंग, बिल्कुल नो ब्लीडिंग, कुछ भी ब्लीडिंग प्रेजेंट नहीं है तो उसे क्या कहते हैं, कंसील्ड एब्रप्शन। ये तीसरा टाइप आता है इस तरीके से, तीसरा आता है हमारा मिक्स्ड टाइप। इसमें क्या होता है, मिक्स ऑफ बोथ। ये इसमें ये चीज़ याद रखना कौन ज़्यादा खतरनाक है, तो वो हमारा कंसील ऑपरेशन वो वोस्ट प्रोग्नोसिस में आता है, वो किस तरीके से इसमें हमको ब्लीडिंग पता ही नहीं लगती, हकीकत में कितनी अंदर ब्लीडिंग हो चुकी है हम अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते हकीकत में। जिसके कारण क्या होता है, जो मेजरमेंट करने के बाद के जो भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो पता नहीं लग रहेंगे कि हमको कितना हमें मेजरमेंट, कितना हमें इस तरीके से उसका ख्याल रखना है, कितना नहीं रखना है, क्योंकि इस तरीके से हमारे सामने तो कुछ ब्लीडिंग हुई ही नहीं, हकीकत में सारी ब्लीडिंग तो बस अंदर के अंदर जमा हो गई। ये इसका वोस्ट प्रोग्नोसिस रहता है। ये तो कंसील एब्रप्शन में यह चीज़ याद रखना आपका, कंसील एब्रप्शन में ये चीज़ याद रखनी है आपको इस तरीके से, जो ब्लीडिंग जो है इस तरीके से ब्लीडिंग होने के बाद किसमें एंटर कर जाएगी, मायोमेट्रियम में एंटर कर जाती है। ब्लीडिंग में एंटर मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम में एंटर करने के बाद जो हमारा इस तरीके से यूट्रस है वो कैसा लगता है, हमारा वाइन कलर दिखता है, या ब्लिश ब्लिश वाइन, ब्लिश या वाइन कलर लगता है, कैसा है, इसे क्या कहता है, हमारा यूट्रस कैसा हो जाता है, वाइन कलर। ये सबसे बड़ी बात है, इसको हम कहते हैं इस तरीके से, ये 3-4 जगह मैं जब भी पढ़ता हूँ चैप्टर को, पता नहीं भगवान जाने कैसे मेरे सामने आ जाता है, जिससे कहते हैं इस तरीके से कोवेराइल डिजीज कहते हैं, कोवेराइल डिजीज कहते हैं इसको, किसको, इस तरीके से यदि इस तरीके से ब्लूइश सा हो गया हमारा इस तरीके से यूट्रस, इस तरीके से खाली ब्लड के कलेक्शन होने से,
नॉर्मली जो होता है हमारे तरीके से, नॉर्मली ये नहीं मिलता। नॉर्मली नॉर्मली क्या बनता है हमारा इस तरीके से, रिट्रो प्लासेंटल क्लॉट बनता है। ये मैं एक तरीके कंसील ऑपरेशन की बात करें तो ब्लीडिंग बाहर निकल ही रही है, तो फिर हमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, वो तो अंदाजा लग ही रहा है। ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में तो मैंने बताया स्पॉन्टेनियस लेबर तो चली स्टार्ट हुई है उसकी, लेकिन जो क्या होता है एक तरीके से वो इसमें जो है ब्लीडिंग को एक तरीके से स्पॉन्टेनियस लेबर स्टार्ट हो गई, तो इसमें क्या रहेगा वो पेनलेस ब्लीडिंग नहीं मिलेगी, एक तरीके से ब्लीडिंग विद पेन। जैसे क्लिनिकल फीचर पे आते हैं सीधे हमको सीधे अंतर करना है इसको। तो ब्लीडिंग यदि लेबर स्टार्ट हो गई तो ब्लीडिंग विद किसी नाम पेन के संग आएगी। एक मैं एक बहुत चीज़ बताना भूल गया है, चक्कर पता नहीं क्या पड़ता है। चलो अब तो मैं क्लिनिकल फीचर पाएगा तो उसके बाद ही बताऊंगा। तो इस तरीके से पेन के संग एब्डोमिनल पेन के संग मिलेगी, और वो कैसे ब्राइट रेड नहीं होगा, डार्क रेड होगा। क्यों? क्योंकि इस तरीके से उसमें कुछ ना कुछ क्लॉट बन चुके होंगे, जिसमें इस तरीके ये भी फाइंडिंग रहती है, इसमें फाइब्रिनोजन लेवल जो होता है वो नॉर्मल से कम मिलता है। ये तो डार्क रेड इन कलर होती है उसकी ब्लीडिंग जो हो रही है ये। उसके अलावा क्या कहता है, कोई भी वार्निंग हेमरेज नहीं देखने को मिलेगा। उसके अलावा ये चीज़ ध्यान देना का, इसमें रिकरेंस नहीं मिलेगा, मतलब कि वो वाली जो पहले मैंने बताई थी सर, उसमें रिकरेंट होती थी, क्योंकि इस तरीके से काफ़ी बार वो एक्सपोजर हो गया एरिया तो ब्लीडिंग हो गई फिर बंद हो गई, ठीक है, तो मैं वो एक्सपोजर एरिया बंद हो गया तो फिर रिकरेंट। इसमें यदि पूरी ब्लीडिंग निकलेगी तो एक बार में निकलेगी, ये नहीं होगा। प्लासेंटा ऑपरेशन एक एक बार नहीं होता, बार बार नहीं होता, ये एक ही बार होता है। उसके बाद या तो बच्चा निकलता है या माँ निकल लेती है, मतलब थोड़ा सा गलत शब्द यूज़ किया मैंने, तो ये चीज़ है। तो उसके बाद आ गई हमारी दूसरी चीज़ जो इसमें मैं एक फाइंडिंग बताना भूल गया, वो है हमारा DIC। तो ये चलो मैं सेपरेट पॉइंट बना के लिखूंगा इसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है तरीके से, मोस्ट मोस्ट कॉमन, भैया मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ किसका, DIC इन ऑब्स्टेट्रिक्स। क्या है हमारा ऑब्स्टेट्रिक में बात करेंगे, मोस्ट कॉमन ओवरऑल मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ DIC इन ऑब्स्टेट्रिक क्या रहता है हमारा इस तरीके से, वो रहता है हमारा क्या, अबर्प्टो प्लासेंटा। मोस्ट कॉमन कॉज है, और कॉज भी रहते हैं जैसे एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, वही सेप्टिक अबॉर्शन हुआ, क्योंकि सेप्सिस तो देखने, तो और कॉज में भी इस तरीके से DIC हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन कॉज तो इस तरीके से याद रखना, इस तरीके से क्या रहेगा हमारा, एब्रप्टो प्लासेंटा ही रहता है ये। हम्म इसमें एक जो सीधा फाइंडिंग देख के आप सब प्रॉपर पहचान सकते हैं, वो फाइंडिंग जरूर लिखे है ना। जो मदर मिलेगी, मदर इज आउट ऑफ प्रपोर्शन शॉक एस कंपेयर टू ब्लीडिंग। यदि ये फाइंडिंग लिखी हुई है तो सीधे आंसर जाएगा हमारा अरेटो प्लासेंटा पे। ये चीज़ ये किसके कारण होता है इस तरीके से, ये होता है तरीके DIC की बात करें तो ये होता है हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन के कारण होता है। चलो आते हैं धीरे एग्जामिनेशन पे। तो जो तरीके से मैंने बताया, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज जो होती है हमारी, चलो मैं इधर से हटाता हूँ इसको। थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज जो होते हैं वो कैसे करते हैं, उससे क्या होता है, तो DIC मैंने बताया तो DIC हो जाता है।
उसके अलावा क्या होता है इस तरीके से वो एक क्या काम करते थे यूट्राइन टॉनिक एजेंट के लिए, जिसके कारण कहता है एज यूट्रोटोनिक एजेंट के रूप में भी काम कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है हमारा यूट्रस होता है इस तरीके से कॉन्ट्रैक्टेड मिलता है। ये इसलिए मैंने बताया था उसमें इस तरीके से यूट्रस तो हमें शॉर्ट फिल आता है एग्जामिनेशन में, तो इसके कारण क्या मिलेगा यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड मिलता है। उसके अलावा कहते हैं फीटल हार्ट रेट हुई, फीटल हार्ट साउंड हुई, फीटल पार्ट्स हुए, कहते हैं नॉट इजीली पल ए उसके अलावा क्या है कि जब ब्लीडिंग हुई तो ऐसे में आता है तो ब्लीडिंग ने क्या हुआ, ये तो फिटल हार्ट साउंड के तरीके से ट्रांसमिशन होगा। उसके अलावा पालपेट नहीं होने दिए तेरे पार्ट्स को। उसके अलावा क्या कहता है पूरी ब्लीडिंग इकट्ठी हो गई तो वो हमारा जो यूट्रस है वो थोड़ा सा ऊपर उठा दिखेगा, तो इसलिए क्या क्या है जो फंडल हाइट यूज करते हैं सही शब्द में फंडल हाइट इज मोर देन पीरियड ऑफ जेस्टेशन। ये तो इस तरीके से ये एग्जामिनेशन फाइंडिंग आ गई है हमारी। अब इस तरीके से इसको भी क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। इसमें क्लासिफिकेशन के नाम आप तो कहेंगे कंसील ऑपरेशन में कर दिया, लेकिन हम कहते हैं इस तरीके से पेग क्लासिफिकेशन यूज करते हैं इस तरीके से CVT कहते हैं। तो क्या कहते हैं पेग क्लासिफिकेशन जो मैं बता रहा हूँ वही कर लेना, क्योंकि हकीकत में जो क्या लिखा हुआ है हकीकत में दत्ता में मुझे समझ में नहीं आया। तो पेग क्लासिफिकेशन क्या है एब्रोप्टो प्लासेंटा का। तो इसमें आते हैं हमारे जीरो ग्रेड। जीरो ग्रेड क्या होता है हमारा रेट्रो प्लासेंटा क्लॉट है, तो ये एसिम्टोमेटिक याद रखना, मेन चीज़ याद रखना हमको एसिम्टोमेटिक। इसका ये वो है हमारा जो रेट्रो प्लासेंटल क्लॉट है। ठीक है, इसमें शुरुआत में ब्लीडिंग होते ही तो सिंपल सिम्टम आने नहीं लगते ना, ऐसा तो है नहीं कि थोड़ी बहुत चोट लगी ही आदमी बेहोश हो गया। अब यदि वो उससे क्या कहते हैं हमारे इस तरीके से हालांकि बेहोश हो सकता है, लेकिन यदि कोई कोई से फोबिया हो ब्लड का इस तरीके से कि ब्लड आते से बेहोश भी आ जाती है तो एक अलग बात है। लेकिन हकीकत में कोई शौक के कारण तो बेहोश होगा नहीं, नॉर्मल छोटा मोटा कट लग गया तो ब्लीडिंग भी तो ठीक ठाक मात्रा में होनी चाहिए ना। तो बस खाली क्लॉट बन जाने से तो हकीकत में बस कोई ब्लीडिंग हुई नहीं, बस छोटा मोटा क्लॉट बनी है, तो इस तरीके से ज़्यादा रुका है एसिम्टोमेटिक रहता है। ये मदर एसिम्टोमेटिक रहती है। जो वन जो आती है उसमें क्या होता है हमारा वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। इससे कम पे आदमी आता ही नहीं, तो इसलिए हम ग्रेड 1 से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वेजाइनल ब्लीडिंग होती है उसमें क्या देखने को मिलता है हमको। उसके अलावा क्या होता है फीटल हार्ट रेट जो होती है हमारी वो नॉर्मल होती है। फीटल हार्ट रेट होती है वो इस तरीके से वो नॉर्मल रहती है। उसके अलावा मदर भी एसिम्टोमेटिक है, मतलब इस तरीके से वेजाइनल ब्लीडिंग ही प्रेजेंट है। ये ग्रेड 2 में क्या हो गया इस तरीके से ब्लीडिंग तो हो ही रही है, ब्लीडिंग के संग संग क्या हो गया तो फीटल डिस्ट्रेस भी होने लग गया। उसके अलावा ज़्यादा ब्लीडिंग होगी तो सिंपल सी बात है उसकी पल्स रेट भी तो बढ़ जाएगी ना, तो टैकीकार्डिया यानी कि इस तरीके से कंपनसेट करने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रेड 3 में क्या होगा हमारा इस तरीके से ब्लीडिंग है ही है ये, तो ब्लीडिंग तो मिलेगी उसके बाद। तो उसके बाद क्या होगा पेन स्टार्ट हो गया, यानी कि तरीके से स्पॉन्टेनियस लेबर स्टार्ट हो गया, पेन स्टार्ट हो गया। उसके अलावा क्या हो गया इंटा यूट्राइन डेथ ही हुई, हकीकत में इतना ब्लड लॉस हुआ उससे कुछ पहुँचा ही नहीं, इंटा यूट्राइन डेथ हो गई। उसके अलावा क्या है कि मदर इन शॉक, यानी कि शॉक में आपको मिली ज़्यादा नहीं दिन में बता तो फंडिंग में आउट ऑफ प्रोपोर्शन शॉक मिलता है, तो शॉक को मिली उसके अंदर आपको DIC भी देखने को मिल सकता है। ये यानी कि पहले तो कंपनसेट करने का प्रयास किया तो कंपनसेट नहीं कर पाया तो बेटा बच्चे का भी राम नाम हो गया और इस तरीके से माँ का भी राम नाम हो गया। माँ का मतलब चेक करने के लिए बच्चे का तो हो ही गया। चलो ये थी है
तो अब इंट्रा यूटेराइन डेथ जो होती है वो कब मिलती है यूजुअली, ये पूछ सकता है। इंट्रा यूटेराइन डेथ यूजुअली फाउंड कब मिलती है तरीके से, चलो सीधे लेते हैं। इतनी जब 50% सेपरेट हो गया हो प्लासेंटा, सेपरेटेड, ये उसके अलावा 2500 ml ब्लड लॉस हो गया हो। ये चीज़ें तो इस प्रकार हमारे इन चीज़ों में देखने को मिलती है ज़्यादातर। ये अब हम आते हैं तरीके से मैनेजमेंट पार्ट पे। मैनेजमेंट में मैंने बताया था तरीके से रिसरेसिटेशन तो करती है इसको। रिसरेसिटेशन क्या करते हैं, रिसरेसिटेशन करके क्या करेंगे, उसकी डिलीवरी कराएंगे। रिसरेसिटेशन एक्सपेडाइट डिलीवरी, क्योंकि स्पॉन्टेनियस लेबर तो स्टार्ट हो गया ना, एक्सपेडाइट डिलीवरी। कौन सा क्या करते हैं तरीके से डिलीवरी के नाम पे, हम सी सेक्शन करते हैं तरीके से, मतलब वेजाइनल डिलीवरी करते हैं। इस सी सेक्शन कुछ कंडीशन में पड़ती जरूरत पड़ती है, लेकिन हम ज़्यादातर इसमें क्या करते हैं, डिलीवरी करते हैं वेजाइनल डिलीवरी। ये यदि उसको डीआईसी प्रेजेंट है या इतनी कोगुलेशन प्रोफाइल है, तो डीआईसी के नाम पे क्या करते हैं इस तरीके से हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा करते हैं तरीके से। आरएस डीआईसी के लिए फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा यूज करते हैं। और उसके अलावा क्या कहते हैं, इम्प्रूव कोएगुलेशन प्रोफाइल। ये इस प्रकार है। सी सेक्शन कर सकते हैं, मतलब सी सेक्शन की इंडिकेशन रहते हैं कभी कब कब करते हैं इस तरीके से, जब वो वाइटल्स जो एक तरीके से मदर के वाइटल कुछ ज़्यादा अनस्टेबल है, तो हकीकत में ब्लड लॉस हो गया, तो हार्ट रेट उससे कारण वैसे ही ज़्यादा धड़क रहा है, ऊपर से हम लेबर और पकड़ा दो उसको, हकीकत में तो मदर के यदि वाइटल हैं वो अनस्टेबल हैं। ये इसमें ये चीज़ जानने का, मदर स्टेबल हो अनस्टेबल हो, यदि अब्रप्शन है तो उसमें तो हमने एक तरीके से स्टेबल थी तो हमने एक तरीके से रोक लिया था कि बाद में करा लेंगे, क्योंकि जो स्टेबल है वो ज़्यादातर क्या, हम नॉर्मल जब एएनसी चेकअप कराने आते तभी मिलती है हमको, थर्ड ट्राइमेस्टर में मिलती है हमको, तो उसमें मिलती थी। इसमें क्या है कि यदि वो ज़्यादातर क्या है कि कंडीशन लेके आएगी वो मदर जो है, हकीकत में वो कुछ ना कुछ ब्लीडिंग हो रही है, मैं दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, उसमें क्या हकीकत में ब्लीडिंग हो भी रही होगी ना, उसको पता नहीं लगेगा, क्योंकि हकीकत में ये चीज़ है ना, इसलिए क्या हमेशा वो दर्द लेके आएगी और शौक में लेके अपने आप को लेके आएगी। ये तो इसलिए क्या, यदि वो स्टेबल भी हो गया मान के चले तब भी हमको डिलीवरी करानी ही पड़ेगी, क्योंकि हम तो प्लासेंटा नहीं निकालेंगे तो ब्लीडिंग चलती रहेगी उसके। ये ये उसके अलावा तो हम नॉर्मल जो करते हैं तेरी फीटल डिस्ट्रेस, हकीकत में तो ये तो यूनिवर्स इंडिकेशन आया है हमारा। उसके अलावा क्या कि तरीके से कोई भी सिफेलोपैर भी डिस्प्रोपोर्शन हो ज़्यादा, किस तरीके से ज़्यादा कन्फ्यूज क्या करना हो इस बात पे, तो ये चीज़ है। तो इस प्रकार हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। आई होप आपको मज़ा आया होगा। ठीक है।